वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, यूपीएसआई और एमटीएस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हमने एक नई सीरीज शुरू करी थी इंडियन पॉलिटी की, उसी में हमारा लेक्चर 2 है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। लास्ट लेक्चर में हमने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कवर किया था। उसके बाद एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 ईस्वी में। इसमें क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 73 था उसकी कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। अब इसमें क्या किया गया, कलकत्ता की सरकार को बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण करने की शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के मध्य संबंधों को पुनर्परिभाषित किया गया। सरकारी अधिकारी की हैसियत से किए गए कार्यों के लिए कंपनी के अधिकारियों को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया। यानी कि जो कंपनी सरकारी अधिकारी की हैसियत से वर्क करेगी उस पर कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। न्यायालय को अपनी आज्ञाएं लागू करते समय, सरकार के कानून बनाते समय तथा उनका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ये उस समय के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पिट, उन्होंने प्रस्तुत किया था। भारत में कंपनी के अधीन के जो क्षेत्र थे ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया उनको। कंपनी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों पर ब्रिटिश स्वामित्व का पहला दावा माना गया, यह ऐसा इस एक्ट में कहा गया। ब्रिटिश सरकार को कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या जो 73 में 4 थी उसे घटाकर 3 कर दी गई। फिर आया 1786 का अधिनियम। इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल का विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करके अपने निर्णय लागू करवाने की शक्ति दी गई। यानी कि जो वो कमेटी बनाई गई थी, परिषद बनाई गई थी 3 मेंबरों की, अगर वो उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो उसके निर्णय को बदल भी सकता है। कौन? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की उपाधि भी दी गई। ये दोनों अधिकार प्राप्त करने वाला जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ये बहुत पूछा जाता है कि प्रथम प्रधान सेनापति की उपाधि किस गवर्नर जनरल को दी गई, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी। और उसे ये शक्ति भी दी गई थी कि वो परिषद के निर्णय को रद्द कर सके। एक आता है चार्टर एक्ट। उसके बाद इसमें क्या आता है कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। यानी जो नियंत्रक मंडल था अब उसकी सैलरी भारतीय राजस्व से दी जाएगी। ब्रिटिश भारत क्षेत्रों में लिखित विधि अथवा कानूनों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। सभी कानूनों व विधि विनिमयों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। फिर आता चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या था, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, परंतु चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर यह अधिकार बरकरार रखा गया। कुछ सीमाओं और प्रतिबंधों के साथ अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को भी भारत में व्यापार की छूट दी गई। यानी कि अब अन्य कंपनी भी भारत में व्यापार कर सकती है। पहले क्या था, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करती थी। इसके साथ ही ईसाई ये मिशनरी थे, इनको भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापति की नियुक्ति का अधिकार दिया गया, परंतु ऐसी नियुक्तियों को ब्रिटिश क्राउन की अनुमति आवश्यक है। यानी कि अब कंपनी सीधे गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापति की नियुक्ति कर सकता था, लेकिन उसे ब्रिटिश क्राउन की अनुमति लेनी होगी। तो ये शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया गया था। इसका मतलब ये था कि अगर भारत में रहना है तो भारत के लोगों से काम कराना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें इंग्लिश सिखानी पड़ेगी जिससे वो काम कर सकें। इसलिए ये 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। होमवर्क है, प्रधान सेनापति की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दूसरा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? To be continued. Thanks for watching. Please like and subscribe this channel.